तो स्वागत है आप सभी का हमारे लेक्चर नंबर 3 में। आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो 4.3 एक्सरसाइज है, जो कि हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, आज वो कवर हो जाएगा विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग किसी भी गिवन इक्वेशन को एक ऐसी पावरफुल मेथड से पढ़ेंगे जो किसी ने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, बट वो ऐसी पावरफुल मेथड है जो किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ताकत रखती है। और वो ऐसी पावरफुल मेथड है जो 11th 12th और सारे जहां के लोग उसको लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इटसेल्फ। आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है। तो सभी लोगों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ और लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास आज का। तो आज के क्लास का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना सीखा था, बट आज हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम की एक चीज को पढ़ते हैं। सर, इस फॉर्मूला में हम लोग को किस चीज का बहुत खास ध्यान रखना है? याद रखना, हमें जो बहुत खास बात पता होनी चाहिए ना, वो ये होती है कि जो हमारे पास ये फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिनोट करता है। मतलब कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्म में लिखना उसको आना चाहिए। और साथ ही साथ यहां ए बी सी क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब इक्वेशन जो अगर ऐसी कुछ दी रही आपके पास कि इस फॉर्म की इक्वेशन है, तो उसमें हम लोग एक वर्ड कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रिमिनांट। अब ये डिस्क्रिमिनांट निकालने का ऐसा जरूरत है क्या? देखो, इसकी एक कहानी है बहुत पुरानी कि डिस्क्रिमिनांट क्यों रखा गया इसका नाम। बट डिस्क्रिमिनांट में एक्चुअली जो काम करने वाले आदमी थे ना इसके पीछे, उन्होंने एक मेथड निकाला था जिसका नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बट एनसीईआरटी या सीबीएसई ने क्या कहा कि वो मेथड आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप लोगों को उसका रिजल्ट पढ़ना, और इसके रिजल्ट में हमें ये टर्म मिलता है डिस्क्रिमिनांट। तो ये बस एक डिनोशन है किस चीज का? कैपिटल लेटर डी को हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। सो व्हाट डज दिस डी इंडिकेट हियर? डिस्क्रिमिनांट। अब डिस्क्रिमिनांट फाइंड करने का तरीका क्या है हमारे पास? डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें b क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट है, 4 कांस्टेंट a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, c क्या है? कांस्टेंट। अगेन ये कांस्टेंट्स वेरिएबल्स हम लोग अभी जस्ट देखेंगे कि d कैसे हम लोग लगा सकते हैं हमारे क्वेश्चंस में। अब इसके बाद क्या करना है सर? क्या डी निकालने से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा? नहीं, ये है हमारा स्टेप नंबर 1 कि हम लोग इससे निकाल कैसे सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट है हमारे पास रूट्स कैलकुलेट करना। पॉपुलरली हम लोग क्या चीज जान चुके हैं ऑलरेडी कि पॉलिनोमियल्स में किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कितने रूट्स होते थे? 2 रूट्स होते थे सर, एक होता था अल्फा, एक होता था बीटा। तो यहां पर भी हमारे पास 2 रूट्स हैं, ध्यान से देखो, अल्फा और बीटा। अब दोनों को कैलकुलेट करने के लिए डी का क्या रिश्ता है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अल्फा का, जो कि होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो इस टाइप का एक फॉर्मूला हमको दिया गया है जिसमें हम सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करके अगर डाल दें तो हमें उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स डायरेक्ट मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ हम अगर बीटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दूसरा रूट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो कुछ नहीं, बस जो यहां रूट डी है उसके पीछे नेगेटिव आ जाएगा, तो वो बीटा के साथ आ जाएगा माइनस बी माइनस ऑफ रूट डी बाई 2a। सो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों हमारे क्या है? रूट्स हैं। कुछ अंतर वाली बात नहीं होती है दोस्तों, सिंपल होता है। क्या? अगर आप एक फॉर्मूला याद रख लेते हो बहुत शिद्दत इबादत से, तो तुम्हें दूसरे फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्लस की जगह बस माइनस कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमें रूट्स कैलकुलेट करना, और रूट्स कैलकुलेट करते टाइम दोनों को कंबाइन कैसे लिखेंगे? दोनों को कंबाइन लिखने का तरीका यह है कि हमें रूट्स क्या मिल सकता है? x माइनस बी। प्लस माइनस क्यों आया? ये जो साइन है यहां गौर करना, ये प्लस माइनस क्यों है? अगर आप प्लस ले लोगे तो अल्फा वाले पार्ट पे पहुंच जाओगे, अगर आप यहां माइनस ले लोगे तो आप बीटा वाले पार्ट पे पहुंच जाओगे। सर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ये यहां पर करेक्ट कर लेना, ये 4ac है।
तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था सर? ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पढ़ा था ना, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो एक्चुअली में हमें दिया हुआ है ये डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू, ये पूरा चीज क्या है? डिस्क्रिमिनांट है। ये पूरी सी जो चीज लिखी हुई है ये हमारी डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू है। तो उसको अगर हम लोग रूट्स में पढ़ेंगे तो कैसा दिखेगा? इस फॉर्मेट का, कि x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। रूट डी क्या हुआ यहां पर दोस्तों? ये पूरा चीज को रूट डी बोला गया है, ठीक है। और 2a तो 2a रह गया, माइनस भी ले लेना है, प्लस लोगे अल्फा पे पहुंच जाओगे, माइनस लोगे बीटा पे पहुंच जाओगे। ये हुई आपकी थ्योरी। अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन से अप्लाई करना सीखते हैं, और आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही अप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले एक सुंदर सा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए सभी को कि डी कैसे कैलकुलेट करना है, अल्फा कैसे कैलकुलेट करना है और बीटा कैसे कैलकुलेट करना है। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हमें क्या निकालने हैं? इसके रूट्स निकालने हैं। तो अगर इसका हमें रूट्स निकालना है तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी गिवन इक्वेशन है उसको इक्वेट कर दो जीरो के साथ। और अब तुम क्या करो, यहां पर ए बी सी के वैल्यूज लिख लो। ध्यान से देखना, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के पीछे यहां कितना लिखा हुआ है दोस्तों? एक्स स्क्वायर के पीछे यहां 1 छुपा हुआ है, तो 1 आ गया। उसी तरह b क्या होता है? b होता है x का कोएफिशिएंट। x के पीछे कितना है दोस्तों? 4 है। और उसी तरह c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है यहां पर? 1 है। अब जल्दी जल्दी सेट करो सर, जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? डिस्क्रिमिनांट, जिसका फॉर्मूला हमने क्या देखा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस चीज को जल्दी से कैलकुलेट करो। देखो बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस का 4 और उसका स्क्वायर, माइनस 4 लगाया, a के जगह क्या रखा? 1 रखा, और c के जगह भी 1 रख दिया। अब सॉल्व करना, याद रखना माइनस का स्क्वायर माइनस नहीं होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 आ गया आराम से। 16 माइनस 4 कितना हो गया सर? 12 हो गया। तो ये सर आपको d की वैल्यू आ गई। बट इक्वेशन में तो सर हमें दिया हुआ है कि अल्फा जो होता है वो फॉर्मूला सर आपने दिया था माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और उसी तरह सर बीटा जो दिया था आपने वो था माइनस बी माइनस का रूट डी बाई 2a। तो आपने तो सर रूट डी दिया है बट आप डी कैलकुलेट किए हैं। तो रूट डी क्या होगा दोस्तों? रूट डी लगाने के लिए इसके ऊपर भी एक रूट लगा दो और उसी तरह 12 के ऊपर भी एक रूट लगा दो। तो अब हमें रूट 12 की जो वैल्यू होगी वो वहां पर प्लग इन करना है। अब रूट 12 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों हमारे पास? 2√3। मतलब ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, और जब मल्टीप्लाई होगा वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये 2√3 आ गया। अब सर सारे वैल्यूज को यहां डाल देते हैं ना। अल्फा की कैलकुलेशन माइनस बी, अच्छा बी कितना है? -4, और उसके पीछे भी एक माइनस, इसका मतलब माइनस का -4 प्लस रूट डी। सर रूट डी की वैल्यू आपने 2√3 बताई है, तो रूट डी की वैल्यू की जगह 2√3 बाई 2। ए के जगह सर कितना है? ए के जगह सर 1 है, हो गया सर अल्फा। उसी तरह बीटा भी लिख लो दोस्तों। बीटा कितना आ जाएगा? सेम सिचुएशन, 4 लिखा लेकिन माइनस में, और उसके पीछे एक और माइनस, माइनस लगाया यहां वाला। रूट डी के जगह क्या लिखा? 2√3, और फिर 2a के जगह क्या लिखा? 2 × 1 लिख दिया। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसा बैठता है देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 प्लस 2√3 बाई 2 1 जा 2, और यहां पर क्या बन गया दोस्तों? 4 माइनस 2√3 बाई 2। अब यहां पर जैसे हमने ये चीज देखा, ऊपर नीचे ध्यान से देखो, ऊपर नीचे 2 कॉमन है, तो ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके उड़ा दो। कैसे सर? यहां से 2 कॉमन लिया, ऐसे मत कर देना ये 2 से ये 2 कैंसिल, वो मैथमेटिकल पाप है आप लोग के लिए। आप 2 से कॉमन लेके उड़ाओ। तो यहां 2 कॉमन लिया सर, इसमें से 2 हटाया तो 2 बचा, इसमें से 2 हटाया तो √3 बचा। और सिमिलरली यहां पर क्या किया? 2 लगाया, और यहां पर बीटा को भी कैलकुलेट करने का सेम प्रोसेस अपनाया। यहां लिखोगे 2 माइनस का √3 बाई का। अब सॉल्यूशन करो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 से 2 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल करना पाप नहीं है दोस्तों, एडिशन सब्सट्रैक्शन में कैंसिल करना पाप है। सिमिलरली यहां पर भी ये कट गया,
तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2 प्लस रूट थ्री, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस रूट थ्री। ये हो गए हमारे दो फाइनल आंसर। सो दिस इज आवर फर्स्ट रूट एंड दिस वन इज आवर सेकेंड रूट। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ विच क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। चाहो तो आप लोग एक और काम कर सकते हो, जो लोग ने हमारे पॉलिनोमियल्स के लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा है उन लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। वेरीफाई करके देखो, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो वो भी हम लोग वेरीफाई करके चेक करेंगे, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। क्या इस लेवल पे हम लोग कुछ एनसीईआरटी सॉल्व करना जान चुके हैं या और भी कुछ थ्योरी बाकी है? देखो, अभी तक हमने एक नई चीज पढ़ी है हमारे जीवन में जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। अब डिस्क्रिमिनांट के बारे में फर्दर नॉलेज जानना पड़ेगा कि ये डिस्क्रिमिनांट सर शक्ल क्या है, इसके अंदर कुछ मतलब ये कुछ नखरा वखरा करता है क्या सर? अगर वो जीरो से बड़ा हो, जीरो से छोटा हो, तो क्या नखड़े होंगे इसके? कुछ नखड़े हैं कि ये रूट्स नहीं देगा, रूट्स देगा। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। सो नेचर ऑफ रूट्स, सभी लोग अपने कॉपी में हेडिंग मार लो कि नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस हो रहा है। अगर किसी को डाउट है कि सर ये वाला पार्ट हमारे एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी में काफी कंप्रेस्ड फॉर्म में ये पार्ट लिखा हुआ है। बट मेरा क्या वादा है, अगर आप यहां इस चीज को ऐसे ही फ्लोचार्ट बना के लिखोगे जो कि बहुत सुंदर तरीके से पेश की गई है, तो उस चीज को आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसी फॉर्मेट में लिखना, मैं एक एक करके एक एक पॉइंट समझाता जाऊंगा। तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स में पहला डिस्कशन क्या होता है कि हमें सबसे पहले पढ़ना है कि तीन केसेस होते हैं। एक, सर अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हुआ। दो, अगर सर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो गया। और तीन, सर अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम बैठ गया। मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा, सर ये सब समझ में नहीं आता है। एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि डी इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में वो कुछ भी हो सकता है। सर ये डी लेस देन जीरो, इसका मतलब ये बोल रहा है डी इज नेगेटिव। और सर ये वाला क्या कहना चाह रहा है, d इज इक्वल टू जीरो, ये बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, एकदम जीरो ही आ गया। पूरा तुमने कैलकुलेट किया, d इक्वल टू जीरो आ गया। तो क्या केसेस बनते हैं, सुनना ध्यान से। तो अब सबसे ज्यादा तो बोर्ड इसी को पूछता है कि d जीरो हो गया, तो इस पे हम लोग को कंडीशन याद रखना है क्या क्या होता है। अब सबके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि d अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा। देखो, d अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। रूट जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट कहने का मतलब, अभी याद है हमने एक क्वेश्चन किया था, जस्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, इसकी अगर आप d कैलकुलेट करेंगे तो इसकी d हमारे पास क्या आएगी, इसकी d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो तुम्हारे जो रूट आए हैं वो अलग अलग आए हैं ना, एक 2 प्लस रूट थ्री बोल रहा है, एक 2 माइनस रूट थ्री बोल रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि ये 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री बराबर हो जाए? नहीं ना हो सकता। इसका मतलब ये रूट्स क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट हैं। उसी तरह ये थ्योरी क्या कहना चाहता है आपसे कि रूट्स हमारे पास क्या हैं, रियल और डिस्टिंक्ट बनेंगे। ठीक है, अब आ जाओ d इक्वल टू जीरो पे। अगर d इक्वल टू जीरो की बात करोगे तो यहां पर रूट्स बनते हैं रियल और इक्वल। याद रखना ये वर्ड, अगर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो अनइक्वल बनेगा, बट अगर इक्वल टू जीरो है तो इक्वल बनेगा। मतलब कि अगर आपने सुना कहीं भी, किसी के भी वर्ड्स में सुन लिया कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आपके मन में सीधा चमक जाना चाहिए कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब d इज इक्वल्स टू जीरो लगाना है। d का वैल्यू जीरो कर दो। अब वहां पर जो रूट्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसी का मतलब होता है इक्वल रूट्स, कि अल्फा और बीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। पॉलिनोमियल में ग्राफ में इसको बहुत अच्छे से समझाया था। तो इसको बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ये कैसे आया सुन लो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं आ सकता। ये बहुत सिंपल सी बात है। सर रूट्स का वैल्यू आपने बताया था कि सर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर सर d जीरो है तो रूट डी भी तो जीरो होगा। जीरो का अंडर रूट लिया तो वो भी जीरो। इसका मतलब सर ये पूरा चीज ही खत्म हो गया। तो बचेगा क्या, माइनस बी बाई 2a। सर ये प्लस माइनस का काम प्लस जीरो करो या माइनस जीरो करो, यार बात तो बराबर ही ना बनेगी। तो एक तरह से आपका आ गया
ये है आपके दोनों, मतलब कि अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है। इसी को बोलते हैं इक्वल रूट्स की कंडीशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू मार्क कि हमारे जो रूट्स आएंगे वो रियल एंड इक्वल आएंगे। और आते हैं थर्ड वाले पे, डी लेस देन जीरो हो गया तो क्या होता है? लेस देन जीरो वाले केस में रूट्स आर नॉट रियल आर और सेट टू बी इमेजिनरी। या तो हम लोग बोलते हैं कि रूट्स रियल नहीं है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, रियल नंबर्स पे या नंबर लाइन पे एग्जैक्ट बना नहीं सकते हैं, तो उसको कहा जाता है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू इमेजिनरी। ये किसका सिंबल है? अगर किसी को डाउट होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब अल्फा बीटा जो फैमिली से है ना, जैसे आप भी किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसी तरह अल्फा बीटा भी जो फैमिली से बिलोंग करते हैं वो होता है इमेजिनरी। ठीक है, तो ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं। सिमिलरली रूट्स आर नॉट रियल एंड सेट टू बी इमेजिनरी का कहने का अर्थ है कि डी लेस देन जीरो होगा। तो हमने तीन केसेस पढ़ लिए, क्या क्या? एक डी ग्रेटर देन जीरो, एक डी इक्वल्स टू जीरो और एक पढ़ा हमने डी लेस देन जीरो। तो तीनों में हमें समझ में क्या आया कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे सीखा जाता है। अब इसको अप्लाई करते हैं दोस्तों। चलो एप्लीकेशन हमारे पास ये है, हमारे पास अभी एक्सरसाइज 4.3 का इन्वेंशन या फिर हम लोग डिस्कवरी कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज हमें क्या सिखाएगा? नेचर ऑफ रूट्स किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चंस हमें करना है, एक एक करके देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट है हमारे पास 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब चेक करो कि इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है। अगर आपसे कहा है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने, तो आप सबसे पहले चेक करो कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है। तो सॉल्यूशन में क्या बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस का 4ac। अब जल्दी जल्दी a b c की वैल्यूज लिख लो आप। क्वेश्चन में क्या लग रहा है? a का वैल्यू 2 है सर, b का वैल्यू x के पीछे वाला -3, c की वैल्यू 5 है सर। अब कैलकुलेट करो, b² मतलब कि -3 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2 इंटू 5। आंसर आ गया 9 माइनस 40 जो कि होता है कितना? माइनस का 31। तो d तो आपका नेगेटिव आ गया। सर d का नेगेटिव आना किस चीज को डिनोट करता है दोस्तों? d का नेगेटिव आना किस चीज को डिनोट करता है? याद करो, अभी जस्ट हमने नेचर ऑफ रूट्स में क्या पढ़ा था कि d का नेगेटिव आना मतलब कि रूट्स क्या होंगे? रियल या नहीं रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसका मतलब वो लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। आप यहां क्या लिख सकते हो? रूट्स आर इमेजिनरी और they do not exist as d is less than 0। ये पूरी जो चीज लिखी गई है यही आप लोगों को आंसर में लिखना है। दिस इज द फाइनल आंसर कि यहां पर इस इक्वेशन के हम लोग रूट्स क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसका रूट्स कुछ आएगा ही नहीं। आपको d नेगेटिव मिल गया। देखो नेगेटिव का 31, नेगेटिव का 31 कहने का मतलब कि d लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो वो क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4। अच्छा ये इक्वेशन है सर, इसकी भी सबसे पहले क्या लिख लो? a b c। तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है सर। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4√3। और सर c की वैल्यू कितनी है? सर c की वैल्यू तो 4 है हमारे पास। अब फिर से इसका नेचर चेक करना है ना, तो d को कैलकुलेट करो, b² माइनस 4ac। फिर वैल्यूज रखो, b²। अच्छा सर -4√3 का भी स्क्वायर रखना है, -4ac, ac का मतलब यहां 3 यहां 4 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते टाइम याद रखना स्क्वायर लिखा है, बार वाले का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा? 16। √3 को एक बार मल्टीप्लाई करो तो मतलब 16 इंटू 3 आ जाएगा। और यहां पर जो चीज है उसको भी कैलकुलेट करो, 4 3 12 4 48। अब 16 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों? 48 होता है, और यहां पर भी 48 होगा। तो कुल मिला के ये कितना आ गया? 0। और d की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास? 0। क्या बात है सर, d की वैल्यू 0। अभी अभी याद है, ये हम लोग का सेकंड केस था। अभी हमने देखा d लेस देन 0।
अब हम देख रहे हैं डी इक्वल टू जीरो। तो डी इक्वल टू जीरो का कंडीशन क्या था दोस्तों? डी इक्वल टू जीरो में हमने क्या पढ़ा था? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमारे पास रूट्स क्या आएंगे? रियल और इक्वल आएंगे। तो इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अब उसका जो वो फॉर्मूला है, चाहे वो रखो या ना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग तो क्या जानते हैं, अल्फा का कैलकुलेशन कैसे होता है? माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए। और वही बीटा कैलकुलेशन कैसे होता है सर? माइनस का बी माइनस का रूट डी बाई टू ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सर आपने d का वैल्यू जीरो कहा है, तो रूट डी का वैल्यू कितना होगा? जीरो ही होगा सर। तो जहां जहां सर आपको रूट डी लग रहा है वहां जीरो रख दो। यहां क्या रख दो? माइनस का b कितना है हमारे पास? देखो b है माइनस फोर रूट थ्री। तो एक्चुअली में ये कितना आ जाएगा यहां पर? माइनस ऑफ माइनस फोर रूट थ्री प्लस रूट डी जीरो बाई कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 आ जाएगा। ये हो गया अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4 रूट थ्री बाई 6। कैंसल करते ही 2 3, आंसर आ गया 2 रूट थ्री बाई 3। दिस इज आवर अल्फा। और जो अल्फा आएगा वो बीटा भी आएगा। चाहो तो डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, बट अगर नहीं करना है, एक बार और प्रैक्टिस करना है, एक बार और समझ में नहीं आया, पेन खुद से उठाओ, इसको फिर से बनाओ। देखो कैसे। बीटा लिखा, माइनस ऑफ माइनस फोर रूट थ्री लिख दिया, माइनस का जीरो लिख दिया, बाई 2 इंटू 3 लिख दिया। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 4 रूट थ्री बाई 6। फिर से कैंसिल किया, आंसर आ गया सर बीटा का भी 2 रूट थ्री बाई 3। तो ये हो गए हमारे पास सर दो रूट्स। दिस इज आवर फर्स्ट रूट एंड दिस वन इज आवर सेकेंड रूट। सो दीज आर आवर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना आ गया किसका? d इक्वल टू जीरो का। तो d इक्वल टू जीरो देख लिया, d लेस देन जीरो किया, अब d ग्रेटर देन जीरो भी देख लो यार एक बार, उसमें भी क्या डाउट है? एनसीईआरटी आप लोग के लिए हर एक कॉन्सेप्ट को समझाता है। देखो, एक बार d लेस देन जीरो देने का मौका दिया, एक बार d इक्वल टू जीरो देने का मौका दिया, अब क्या देगा? d ग्रेटर देन जीरो। चाहो तो इसमें लगा सकते हो, मुझे पता है, आओ लगा के देखते हैं कि यहां पर क्या आएगा? d ग्रेटर देन जीरो आएगा। चलो, सबसे पहले क्या लिखना है? वही सर ए बी सी अपने पुराने। 2 सर बी की वैल्यू 6 दिख रही है या -6, सर सी की वैल्यू 3 दिख रही है। अब सर डी लिखो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब सर डी कैलकुलेट करते टाइम क्या लिखोगे? बी स्क्वायर मतलब कि -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह ये रखा, सी के जगह 3 रख दिया। इसका आंसर आ जाएगा सर 36 माइनस 24। 36 माइनस 24 कितना हो गया दोस्तों? 12। तो सर d की वैल्यू 12 है, तो रूट d की वैल्यू कितनी होगी सर? रूट d की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 12, जो कि कितना होता है दोस्तों? 2 रूट 3 होता है। मतलब कि 2 2 जा 4 एंड 3 12 दे देगा हमें। तो इस तरह से हमने रूट d कैलकुलेट किया। अब रूट d कैलकुलेट करने के बाद क्या करना पड़ता है हमें? अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा क्या आएगा? माइनस बी प्लस का रूट डी बाई टू ए, और बीटा क्या आएगा? माइनस बी माइनस का रूट डी बाई टू ए। सो फाइनली अल्फा की कैलकुलेशन क्या आ रही है? माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -6 प्लस रूट डी, सर रूट डी का वैल्यू 2 रूट थ्री प्लस का 2 रूट थ्री बाई 2a, 2 इंटू 2 कर दिया सर 4 आ गया। अब नेक्स्ट आओ बीटा में। बीटा में क्या होगा? पूरा सेम छाप दो सर, माइनस का -6 लिखा, प्लस के जगह बस एक माइनस लगा दिया, आगे वाला भी लिख दिया और नीचे 4। अब कैलकुलेट करो सर इसको फटाफट थोड़ा। 6 प्लस 2 रूट थ्री बाई 4, और यहां पर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 रूट थ्री बाई 4। ये हो गए हमारे अल्फा और बीटा। तो अल्फा का वैल्यू, अब तुम या तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, मुझे तो यहां पर 2 कॉमन लिखता हुआ दिख रहा है कि 2 3 जा 6 बन जाएगा कॉमन यहां पर, तो 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 3 प्लस रूट थ्री बाई 4, और यहां पर क्या आ जाएगा? वही बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते ही 2 कॉमन लेते ही 3 माइनस का रूट थ्री बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब 2 लिखा, 2 कैंसल, 2 लिखा, 2 कैंसल।
आंसर कितना आ गया अल्फा का 3 प्लस रूट 3/2 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया 3 माइनस का रूट 3/2. These are your two equations or the two roots. तो ये दो इक्वेशन या ये दो रूट्स हमें क्या दिखा रहे हैं कि रूट्स रियल भी हैं क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है और डिस्टिंक्ट भी है. डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग है. तो इस इक्वेशन में जैसे ही हमने ये लिख सकते हो कहीं पर भी इफ या इफ मत लिखो, लिखो हेयर. हमने इस इक्वेशन से क्या सीखा? हेयर d इज ग्रेटर देन 0 सो इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ये आप कहीं पर भी क्या करो साइड में लिख लो. लिखने से क्या फायदा क्या है सर? हमने हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी की पीएचडी लेवल कर देना है. एनसीईआरटी क्या सिखाया? पहला क्वेश्चन दिया d लेस देन 0. देखो पहला क्वेश्चन क्या था? d लेस देन 0. अगला क्वेश्चन क्या दिया? d इक्वल टू 0. उसके अगला क्वेश्चन क्या दिया? d ग्रेटर देन 0. भाई साहब उन्होंने तीन तीन मौके दिए आपको नेचर ऑफ रूट्स को रिवाइज करने का. तो यहीं पर जो कॉन्सेप्ट है वो लिखते जाओ कि d कब लेस देन 0, कब ग्रेटर देन 0, कब इक्वल टू 0 और क्या कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, अब आगे बढ़ो. तो हमारे पास कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस आए हैं. अब हमें एक वैल्यू उड़ा दिया. अच्छा ये भैया के वाले टाइप के क्वेश्चन है तो इसको लिख लेना टाइप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, टू फाइंड वैल्यू ऑफ के अंडर सम गिवन कंडीशंस. ये उस टाइप वाले क्वेश्चंस हैं जिन लोगों को पढ़ना होता है वो लोग ऐसे ही मतलब टॉपर्स लोग पढ़ लेते हैं कि सर ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ कंडीशन दी हुई रहेगी. हो सकता है वो बोल दे कि इक्वल रूट्स है, हो सकता है वो बोल दे कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है. ऐसे ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे. बट यहां पर भी कुछ कंडीशन दिया होगा, उस पर कुछ के लगाना होगा. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को. तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which each of the following quadratic equation so that they too have equal roots. अरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां कही गई है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट. इसको एकदम अपने कॉपी में हाईलाइट मार के लिख दो. इक्वल रूट्स दिख गया मतलब कि कुछ नहीं, d का वैल्यू निकाल के 0 पटकने का आंसर आ जाएगा. सो इसको पढ़ते ही मुझे लग रहा है क्या करना है, पुट d इक्वल्स टू 0. चलो सॉल्व करते हैं. तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. चलो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 3 है. अब d कैलकुलेट करो. d कितना होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac. और d को साथ ही साथ किससे इक्वेट करते चलो? 0 से. क्यों 0 से इक्वेट करना है? कॉन्सेप्ट है भैया, ये कॉन्सेप्ट है आपका. ठीक है, कॉन्सेप्ट को मत भूलना. ठीक है, अब b स्क्वायर मतलब कि सर k का स्क्वायर माइनस 4ac. 4 लिखा, a के जगह सर 2, c के जगह 3 इक्वल्स टू 0. सर क्या आया? k स्क्वायर 4 2 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया. अब k स्क्वायर माइनस 24 है ना, k को इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहां पर k स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा 24, k इज इक्वल्स टू लिखा 24 का रूट ओवर. बट आप लोग बचपन में ये आदत नहीं डाले होंगे तो आज ये अभी के अभी लिख लो कि स्क्वायर जब इधर जाता है तो वो हमेशा अपने साथ एक प्लस और माइनस लाएगा. अगर आप लोग ये मिस्टेक करते हैं प्लस और माइनस ना लाने का तो आपका एग्जिस्टिंग वैल्यू जो होगा वो गलत आएगा. मतलब कि k की दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, आपको सिर्फ एक मिलेंगी. दो वैल्यूज एग्जिस्टेंस कैसे होती हैं? एक बार प्लस लेने से, एक बार माइनस लेने से. तो एक्चुअली यहां पर एक शॉर्टकट या फंडा क्या होता है कि स्क्वायर इधर जाते ही अपने साथ प्लस माइनस लेकर के आएगा. तो इसको मिस मत करना, जरूर से जरूर लिख लेना. ठीक है, अब रूट 24 क्या होता है सर? 4 इंटू 6, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा. सर ये हुआ आंसर.
सो k कैन हैव बोथ वैल्यूज। कौन कौन सा वैल्यूज? हमारे पास जो वैल्यूज आया वो प्लस माइनस 2√6 है। इसका मतलब वो k का वैल्यू 2√6 भी हो सकता है और k का वैल्यू माइनस का 2√6 भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस को मिस मत करना ताकि आपके आंसर्स गलत ना आ जाए। बार बार मैं कह रहा हूं अपने कॉपी में ये बात लिखो कि कैसे आप लोग प्लस माइनस लाते हैं। स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस आएगा। हिंदी में नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां आपकी कॉपीज कोई चेक नहीं करने वाला, कोई मास्टर आपको मारेगा नहीं यहां पर। चलो, अच्छा एक न्यू आया है बट ये क्वेश्चन बहुत एक अच्छा थॉट प्रोसेस डेवलप करेगा। एक चीज का सतर्क रहना, यहां पर क्या लिख दूं? यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट या फिर एक फंडा लिख देता हूं, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई साहब कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम सर देखा नहीं d = 0 फटाफट लगाए जा रहे हैं। भैया स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़े है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बोलोगे ए बी सी की वैल्यूज क्या है, ए बी सी तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया था। तुम्हारे पास स्टैंडर्ड ही फॉर्म नहीं है तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले इसको रिड्यूस करोगे। अब रिड्यूस कैसे करना है? देखो, के एक्स लिखा, x - 2 लिखा, प्लस का 6 = 0 किया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 = 0। भैया ये क्वाड्रेटिक है, ये वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिससे तुम्हें ए बी सी की वैल्यूज मिलेंगी, वरना आप उससे मत कंपेयर करना। उससे कंपेयर करोगे, मुझे मत कहना कि सर मेरी आंसर गलत आई थी, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ऐसा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसीलिए पढ़ाता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना जरूरी है। चलो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सर ए का वैल्यू x² के पीछे k, सर b का वैल्यू -2k, सर c का वैल्यू 6 आ गया। अब सर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसका d निकालो। d का फॉर्मूला b² - 4ac और उसको किससे इक्वेट कर दो? 0 से इक्वेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। सर b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है -2k का स्क्वायर, -4 a के जगह रखा k, c के जगह 6 = 0। आंसर कितना आ गया? 4k² - 24k = 0। अब कुछ लोग ऑफन क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं। वो लोग ये करते हैं कि सर ये देखो 4k² = हो गया 24k, उधर जाके ये सर 24k को उधर फेंक दिया, 24k हो गया। सर एक के से एक के उड़ा दो तो 4k = आ जाएगा 24, k की वैल्यू आ जाएगी 24/4। बट एक्चुअली में ये जो पूरा स्टेप है ना, यहां पर तो सही बैठेगा बट ऐसा करना पाप है। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये आप लोग अगर बचपन में करते भी थे तो अब इस चीज पे सतर्क रह जाओ, ये नहीं करना है। अब सुनना क्यों, अभी जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अब यहां पर देखो कि एक्चुअली कैसे होता है ये क्वेश्चन, या इसका फैक्टराइजेशन कैसे आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखो, 4k² माइनस का 24k = 0। अब दोनों में कॉमन क्या है? 4k, तो आ जाएगा k - का 4 = 0। अब या तो 4k 0 होगा, देखो ध्यान से देखो ये एक ब्रैकेट है, एक्चुअली में ये एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये या तो 0 होगा या तो k - 4 0 होगा, और k - 4 = 0। अब बताओ यहां पर क्या वैल्यू आया? 0/4, और यहां पर k का वैल्यू क्या आया? 4। तो सो k = 0 और k = 4। यहां दो आंसर है। सुनना, आपने एक मिस किया था, आपने जो वहां पर कटिंग छटिंग किए थे जाकर के k से k उड़ाया था, वो k से k उड़ाने टाइम एक रूट मिस हो जाता है। एक रूट मिस ना करने की गलती कैसे करोगे? इस तरह से फैक्टराइज करके। अगर ये करते हो तो कुछ भी मिस नहीं होगा दोस्तों, और मिस नहीं करना है तभी जाके हमारे क्या आएंगे? 100 के 100 नंबर पूरे आएंगे जब हम लोग इस वे में फैक्टराइज करके देंगे सर को। लेकिन इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना, k के दोनों वैल्यूज यहां पर एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं आपसे कि क्वाड्रेटिक का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म यही था ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहां पर हम लोग क्या बोलते थे कि a b c क्या है? कांस्टेंट्स है या कोएफिशिएंट्स है।
लेकिन पता है ए के पास एक खास बात क्या था कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी। यहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी। ये क्यों आया? तुमको आने का क्या जरूरत था? के की वैल्यू 0 तुम यहां रखोगे तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक बचेगा? नहीं बचेगा। यहां 0 रख के देखो, पूरे इक्वेशन 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्वाड्रेटिक बचा ही कहां? तो अगर क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे कर रहे हो? तो आपको यहां पर के 0 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। रीजन सुनना क्यों, रीजन क्या दोगे? सो के इज इक्वल्स टू 0 इज रिजेक्टेड बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0। इस रीजन से आप के की वैल्यू 0 को नहीं ले सकते हो। तो एक तरह से हमने क्या किया, के इक्वल टू 0 को रिजेक्ट कर दिया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? फाइनल आंसर है के की वैल्यू कितनी है? 4। दिस इज द फाइनल वैल्यू। तो एक बात याद रखना, कभी भी आपके पास के वाले क्वेश्चंस आए तो आप ना उसको डाल के चेक भी कर लो। ऐसी पुरानी वाली में बात नहीं थी। पुरानी वाली में देखो क्या आंसर आया था, 2√6 2√6। दिक्कत ही नहीं है। कहां दिक्कत है? एक्स स्क्वायर के पीछे 2 है ना, संभाल लेगा, सब सॉर्टेड है भाई। ये बोल रहा है ये भाई मैं सब संभाल लूंगा, मैं क्वाड्रेटिक को जिंदा रखूंगा। ये बोल रहा है मैं बनाऊंगा तो डी इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पर दो भाइयों के बीच में लड़ाई है। के इक्वल टू 0 बोल रहा है मैं क्वाड्रेटिक को 0 कर दूंगा, डी संभाल लूंगा। तो वो बोलेगा नहीं, तुम भले ही डी संभाल लो अपनी दूसरी वैल्यू से, बट क्वाड्रेटिक को जिंदा रखो। क्वाड्रेटिक हमारे दिलों में बसता है, इसी रीजन से क्वाड्रेटिक को जिंदा रखना है तो के की वो वैल्यू एक्सेप्ट करनी है जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 नहीं करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखना। चलो आ गए आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज के हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स ये है, स्टार्टिंग के वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास। तो यहां से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग सभी अपना फाइनल कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन पूरा यहां रखें। क्यों? अब अपने अगल बगल के जितने भी डिस्ट्रैक्शन से हटाओ, कॉपी पेन उठाओ, जितनी भी स्ट्रगलिंग होती है करो, बहुत कोशिश करो, बहुत समझने के ट्राई करो, एकदम समझ में आएगा। बहुत शांति रखना अपने मन में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड नहीं होते हैं। सब क्या होते हैं? लॉजिकल होते हैं। और लॉजिकल के साथ साथ क्या होते हैं? बस हमें उनको फ्रेम करना चाहिए। फ्रेम हो गया सॉर्टेड जिंदगी, फ्रेम हो गई तो वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। चलो करते हैं करके। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? ठीक है, तो अगर यहां इज इट पॉसिबल बोला है ना, तो एक काम करो तो भाई साहब पहले एक रेक्टेंगुलर बना लो। ये बन गया एक रेक्टेंगल। अब क्या बोला है इस रेक्टेंगल के बारे में कि हमें क्या करना है, इसका लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहां लिखा है लेंथ को ब्रेथ का दुगना करना है। तो एक क्या काम कर सकते हो, लेट कर लो ब्रेथ को x। भैया ब्रेथ को मान लिया x, तो एक्चुअली में सर ब्रेथ तो आपकी ये वाली होती है, इसको x माना। ठीक है, तो लेंथ कितना है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x। मतलब कि दुगना कर दिया एक तरह से। अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, अगर ये 20 है तो ये 40 होगा। ठीक है, अब ये हो गया x और 2x। ठीक है, अब आते हैं आगे। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर्स। अच्छा, तो एरिया का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है वो है 800 मीटर स्क्वायर। अब अगर तुम बोलोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका वैल्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है 800 के। लेंथ कितना है? देखो लेंथ है हमारे पास 2x, ब्रेथ कितना है सर? ब्रेथ है x। यहां कितना आएगा? 800। सर यह आ गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। अब सर यही सिचुएशन है। अब एक काम करो, 800 को इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का 800 इज इक्वल्स टू 0। सो सर 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। क्यों, 2 कहां गया सर, 2 तो यहां पर आ गया और 2 यहां पर इनफैक्ट बना के 0 बना दिया। तो ये हुआ हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये वर्ड लिखा था ना, इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबल तो है। अब पॉसिबल अगर मान लो नहीं है, मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी एक्स की। तो अगर आपको पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो आप किस पे जाएंगे, नेचर ऑफ रूट्स पे। तो अगर इस चीज का जवाब आपको जानना है, इज इट पॉसिबल, सो इसके लिए आप क्या सीखेंगे, कैलकुलेट डी। ये है यहां पर कॉन्सेप्ट कि अगर हमें इज इट पॉसिबल वाले सवाल आएंगे अगले बार से, तो हम लोग डी को कैलकुलेट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो इसका डी निकालो भाई लोग। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। बी कहां है, एक्स तो है ही नहीं, तो एक्स का कोएफिशिएंट ही एग्जिस्ट क्यों करेगा। बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू कितनी है, सर सी की वैल्यू -400 है। तो सर डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर किया सर 0, माइनस का 4 किया, ए 1 है, सी सर सी खुद में -400 है, तो सर कितना आ जाएगा यहां से 1600। डी का वैल्यू कितना आ रहा है 1600। अब बताओ 1600 क्या है, 0 से तो ऑफकोर्स बड़ा है ना। तो अगर 1600 0 से ऑफकोर्स बड़ा है, तो जो रूट्स होंगे वो यहां क्या होने चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सो एज क्या लिख सकते हो, डी की जो वैल्यू आई है वो 1600 है, सो डी इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जैसे ही तुम्हारा ये वर्ड आ गया ना रियल, इसका मतलब ये क्वेश्चन में वो इज इट पॉसिबल वाली दम रही ही नहीं। मतलब कि रियल बोला, सॉल्यूशन आएगा, आएगा भाई आएगा, एकदम आना ही आना है उसको। तो अब क्या करोगे, अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करोगे। अब सबसे पहले तो तुम यहां यार रूट डी रख लो। रूट डी कितना आएगा 40, रूट डी आएगा 40। अब जैसे इसको सॉल्व किया, अल्फा का क्या वैल्यू आएगा -b प्लस का रूट डी बाई 2a, और बीटा का वैल्यू क्या आएगा -b माइनस रूट डी बाई 2a। अब सॉल्व करो, अल्फा -b का वैल्यू क्या था, देखो -b का वैल्यू 0 प्लस रूट डी का वैल्यू 40 बाई कितना आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1। तो बीटा में भी यही चीज आएगा, बस 0 के साथ -400 बाई 2 इंटू 1। तो कुल मिला के ये कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू आ रहा है 40/2, बीटा का वैल्यू आ रहा है माइनस का 40, ये 40 होगा। तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 40/2। तो ये हो गए हमारे 20 और ये हो गया माइनस का 20। तो एक्चुअली हमारा अल्फा का वैल्यू 20 है और बीटा का वैल्यू -20 है। यही है हमारे रूट्स 20 और -20। बट एक्चुअली में रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, रूट्स मतलब कि उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, जो रेक्टेंगल हमने लिया था x और 2x, ये x की दो वैल्यूज हैं, ये है वो x के दो वैल्यूज। तो अब इसमें से क्या किसी को रिजेक्ट करना है, हाँ। क्या आपके पास ये लेंथ कभी भी नेगेटिव आ सकता है, क्या किसी रेक्टेंगल का साइड आपने कभी -20 सुना है, मैंने तो नहीं सुना। अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों, मैं जाकर सुन लूंगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा उससे। तो यहां पर क्या है -20 लिखते ही सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा कि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेंथ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो बीटा इज इक्वल्स टू -20 इज रिजेक्टेड। आपने इसको रिजेक्ट किया तो सिलेक्ट कौन हुआ, अल्फा इक्वल टू 20।
तो इसका मतलब अल्फा एक रूट है, वो x की वैल्यू है, सो x की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आ गई। तो हमारे पास सर लेंथ का वैल्यू आप बोले थे कि 2x है और ब्रेथ का वैल्यू आप बोले थे कि x है। तो देखो लेंथ था ना 2x और ब्रेथ था ना x, तो ब्रेथ कितना आएगा सर? ब्रेथ आप बोले x 20, तो ब्रेथ 20 है। सर लेंथ आप बोले 2 इंटू एक्स है, मतलब कि 2 इंटू 20 40 है। ये हो गए हमारे दो आंसर्स। सो दिस आवर फाइनल आंसर्स। नेक्स्ट वी हैव एज प्रॉब्लम। एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, जिनको उनमें डाउट होता है, ये क्वेश्चन जरूर से देखना, आपको एक और कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ठीक है, सो मार्क कर लेना जो लोग बनाते हैं, ये एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। देखो फिर से ये वर्ड आया, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब नेचर ऑफ रूट्स तो लगना ही लगना है, डी तो कैलकुलेट करना ही करना है। इक्वेशन लाओ। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ऐसा है कि सच में एग्जिस्ट किया, तो तू भाई एज निकाल के दिखाएगा उन दोनों आदमी का यहां जिसका जिक्र किया है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। अच्छा, तो एक काम करते हैं, फ्रेंड 1 की एज को कुछ ले लेते हैं। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड मैं ले लेता हूं कुछ x, ठीक है, और दूसरा फ्रेंड जो होगा सेम, अगर मैं सेकेंड एज की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। मतलब कि अगर एक दोस्त 10 साल का है तो अगला वाला दोस्त कितना होगा? 10 साल का, तभी ना जाके दोनों के सम 20 आएंगे। अगर एक 14 का है तो दूसरा 6 का है, तो उसी तरह अगर एक x का है तो दूसरा वाला 20 माइनस एक्स है। ठीक है, ताकि इन दोनों का सम 20 आ जाए। तो इफ देयर एजेस आर ऑफ सम 20 इयर्स एंड 4 इयर्स अगो। अच्छा, तो ये प्रेजेंट की कहानी है सर, ये प्रेजेंट में आपने कहा है। तो अगर हमें पास्ट का कॉलम बनाना है, क्योंकि हमें 4 साल पहले की एजेस चाहिए, तो फ्रेंड 1 का कितना एज है और फ्रेंड 2 का कितना एज है देखना। हमारे पास फ्रेंड 1 का कितना एज है? फ्रेंड 1 का एज 4 साल पहले, अगर ये अभी x का है, अभी एट दिस इंस्टेंट वो x का है, तो 4 साल पहले वो x माइनस 4 होगा। इसमें से 4 घटा दिया। और उसी तरह ये भाई 20 माइनस एक्स है, तो 20 माइनस एक्स लिखा और उसमें भी 4 घटा दिया। तो फाइनल ये तो हो गया x माइनस 4, बट ये फाइनली कितना हो गया? 20 में से 4 गया, 16 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों एजेस। ये पास्ट की बात थी। अब देखो क्या बोला है, 4 इयर्स अगो जो ये एज है, ये जो एज है और ये जो एज है, इन दोनों एजेस के प्रोडक्ट हमें कितने दिए हुए हैं? 48। तो हमें क्या करना है? इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट कर देना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एजेस, कौन से वाले एजेस? 4 साल पहले वाले, 4 इयर्स अगो वाले एजेस। ठीक है, इज इक्वल्स टू 48 से इक्वेट करना है। चलो करो। पहला एज फ्रेंड 1 का x माइनस 4, दूसरा एज फ्रेंड 2 का 16 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट किया, आया कितना? 48। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो एक एक करके, इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो, तो आएगा कितना? 16x माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर क्या करोगे? एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास माइनस का 64 और माइनस माइनस प्लस का 4x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 48। ये हो गया हमारे पास पूरा इक्वेशन। अब इसको क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना है। तो चलो सिंप्लीफिकेशन यहां कर लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफिकेशन करते ही क्या बनेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर यहां ठीक है, ये 16 ये 4 होके हो जाएगा एट 20, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। फिर क्या करूंगा मैं? ये माइनस 64 ये माइनस 48 को भी इधर खींचो, तो माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, फिर ये हो जाएगा कितना? 12 112 माइनस इज इक्वल्स टू 0।
माइनस का एक्स स्क्वायर पसंद नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव से करने के लिए या तो तुम उधर कर दो इस सारे चीजों को तो पॉजिटिव बन जाएगा, या तो एक और कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको इसका सारा साइन उल्टा कर दो, तो ये माइनस की जगह प्लस डाल दो, ये प्लस की जगह माइनस डाल दो, और ये माइनस की जगह प्लस डाल दो। तो इससे तुम ही बच जाओगे, उधर भेजने की जरूरत नहीं है। तो उधर भेजते ही ये आ गया। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, मतलब इसका तुम चेक करो, डी चेक वैल्यू ऑफ डी, यहां पर हमें ये करना है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इज इक्वल्स टू 0। चलो इसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें डी निकालते हैं। ए बी सी को जल्दी जल्दी लिख लो, ए कितना है 1, बी कितना है -20, सी कितना है 112। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब कि -20 का स्क्वायर माइनस 4ac, ac मतलब 1, c का वैल्यू 112, ये कितना आ जाएगा 400, ये कितना आ जाएगा 8, 448, कितना आ गया कैलकुलेट होते ही -48। अरे बाप रे, प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लमेटिक। डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब डी की वैल्यू नेगेटिव आते ही अब क्या करोगे, क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करना सही बोलना चाहिए, क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? अगर आपके पास डी का वैल्यू ही नेगेटिव आया है, मतलब कि वो 0 से कम है, तो इसका तो रूट्स ही इमेजिनरी है। एज डी इज लेस देन 0, सो रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट, या तो क्या लिख सकते हो, और द रूट्स आर इमेजिनरी। यहां पर रूट्स क्या है, इमेजिनरी हैं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे रियल लाइफ में। लेकिन भैया जो इसके रूट्स थे वही तो इसके आंसर हैं। एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, hence the given situation is not possible। यहां पर जो given situation आया है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों इक्वेशन नहीं, एक इक्वेशन हमने सॉल्व किया, सॉल्व करते ही हमारे डी की वैल्यू आ गई नेगेटिव, और जैसे ही हमें डी की वैल्यू नेगेटिव मिल गई हमने कहा कि ये गिवन सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो इस वे में आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि डी कहां ग्रेटर देन 0 है, कहां लेस देन 0 है, और कहां पर क्या चीज कॉन्सेप्चुअली है। ठीक है, चलो तो ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं बैठ रही है। अगर डी लेस देन 0 आया तो डरना मत, सीधा लिख देना रूट्स आर इमेजिनरी, सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये आप लोगों का आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। दिस विल बी द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। So this problem is just exactly similar to the problem which we have discussed। आज की क्लास में हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, ये वाला, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। भाई साहब यहां पर भी रेक्टेंगल की चर्चा चली है, बट हमने यहां लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ किया था। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है देखो, अब हमारे पास पेरीमीटर एरिया पे गेम है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा 2 × L + B। L + B आएगा, उससे एक इक्वेशन बनेगा, ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा डरने वाली कोई बात नहीं है। आना लास्ट लेक्चर में आराम से सारे होमवर्क क्वेश्चंस को डील किया जाएगा, और डील करने के साथ साथ आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि आप लोग जब पढ़ते हैं कोई चीज को तो वो कंसेप्चुअली कहीं छूट क्यों जाता है। या तुम लोग सोचते होगे कि सर हम लोग जब पढ़ते हैं और फिर अपने से क्वेश्चंस बनाते हैं तो बनते क्यों नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में या तो आपसे बहुत कॉमन अलजेब्रा की मिस्टेक्स हो सकती है, या तो आप बेसिक गलती कर सकते हैं, और अगर वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बनते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बनने का रीजन है आपकी लॉजिकल सेंस उतनी डेवलप्ड नहीं है। बट देखो मैं जितने भी प्रॉब्लम्स लाता हूं हर एक प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सेंस जरूर निकलता है,
और उसी से तुम लोग अपने लॉजिकल सेंस को बिल्ड करो कि कौन सी इक्वेशन में कौन सी हम लोग को थिंकिंग लगानी है, कौन से आइडियाज से सर आप इक्वेशन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको और कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, हम और स्पीड कैसे कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट हैक्स हैं क्या? बहुत सारे हैं, बताऊंगा, बट उसके लिए पहले अपनी मेहनत करना और मेहनत से पीछे मत हटना। पूरे लेक्चर को देखना शिद्दत इबादत से, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग पूरे एक माइंड सेट को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर पूरी लेक्चर को नहीं देखोगे तो बीच में खुद से एक गिला शिकवा रह जाएगा कि सर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है, मैथ्स ऑलरेडी सब्जेक्ट हार्ड है। मैथ्स हार्ड नहीं है, बस आपको क्या रखना है, पेशेंस, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस होंगे और साथ साथ जितने भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कुछ लाऊंगा जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी रिफाइंड हो जाएंगे, जो भी हमने पढ़ा उसको और बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाएगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत मजा आया होगा। आज के लेक्चर में हमने काफी कुछ सीखा है। सो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे। थैंक यू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर ग्रुप। आज से आप सभी को एक एडवाइस किया जाता है कि हमने चैप्टर को ओवर कर लिया है। सो प्लीज टेक अप योर साइड बुक्स और यू कैन टेक अप योर एनसीईआरटी और उसको बनाना दोबारा से शुरू करो। दोबारा से बनाओ। कोई भी दिक्कत आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, बट खुद के अंदर दबाओगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मैं कहां जा रहा हूं, सर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मार्क्स नहीं आते हैं, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। सर ये सब काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, मुझसे बात करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू वंस अगेन।